हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरान, और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने एबीडीए के पेपर्स को सॉल्व करना। अब तक के वीडियोस में हम लोगों ने जितने भी इंग्लिश के वर्जन्स वाले पेपर थे सारे को सॉल्व कर लिया, और अब वीडियोस में हम लोग बंगाली वर्जन्स के एबीडीए के पेपर्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग को बंगाली नहीं आता तो हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उन क्वेश्चंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। तो चलो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करना और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वहां पे क्या बोला है, फॉर विच रे ऑफ सनलाइट डज अ सोलर कुकर वर्क। सोलर कुकर जो है या सोलर कूलर जो है वो किस लाइट के ऊपर ज्यादा सेंसिटिव है और किस पे ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, यूवी रेस, गामा रे, विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड। तो देखो यूवी रे को तो अलाउ नहीं करता है, जो आपका ओजोन लेयर है वो यूवी रे को क्या करता है, रोक देता है। गामा रे बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव रे है तो उसको भी हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। विजिबल लाइट आता है बट उतना ज्यादा उसके अंदर हीट नहीं होता कि उससे क्या हो सके, खाना बन सके, या फिर जो हम लोग को दिया हुआ सोलर कूलर या सोलर कुकर तो वो काम कर सके। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड लाइट होगा। इंफ्रारेड लाइट के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, हीट होता है। तो यहाँ पे एमसीक्यू का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड। तो ये चीज याद रखना कि इंफ्रारेड जो रे होता है इसके अंदर अच्छा खासा अमाउंट में क्या होता है, हीट एनर्जी होता है। इसके वजह से जो सोलर कूलर है वो क्या करेगा, वर्क करेगा। सोलर कूलर नहीं, यहाँ पे सोलर कुकर होना चाहिए आई गेस, मे बी बंगाली और इंग्लिश में कुछ तो दिक्कत हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच फॉर्मूला इज द केल्विन स्केल इन द थर्मोमीटर स्टार्टेड। जो केल्विन का जो स्केल है, केल्विन स्केल, वो कौन से फॉर्मूला से आया। यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया हुआ हम लोग को, डाल्टन्स फॉर्मूला, ग्राम्स फॉर्मूला, बॉयल्स फॉर्मूला एंड चार्ल्स फॉर्मूला। तो ये कहां से आया, ये हम लोग के पास चार्ल्स फॉर्मूला से आया। ठीक है, तो अगेन इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो हम लोग के पास चार्ल्स फॉर्मूला, जो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट है ना, वो कहां से आया था, वो इस तरीके से आया था, Vt is equals to V naught ब्रैकेट 1 प्लस T by 273। तो यहां से हम लोग के पास कॉन्सेप्ट आया कि भाई ये जो T क्या हो जाएगा, वो एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा, और यहां से केल्विन स्केल का जन्म होता है, जो कि हम लोग को कहां से लेते हैं, जीरो के से डॉट 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 यहां तक भी हम लोग जा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला से हम लोग को क्या मिलता है, जो एब्सोल्यूट स्केल है, एब्सोल्यूट स्केल, इसका कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 1.3, इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीजेस एट कांस्टेंट प्रेशर इट्स वेपर डेंसिटी। अच्छा, उसका वेपर डेंसिटी का क्या होगा वो हम लोग को बताना है। तो वेपर डेंसिटी आई गेस जो होता है, वेपर डेंसिटी अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ, अच्छा ऑप्शंस तो दिया हुआ है, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन द सेम, बिकम जीरो। अच्छा, यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या चीज हम बता रहे हैं, एक होता है नॉर्मल डेंसिटी, ठीक है, और एक है यहाँ पे वेपर का डेंसिटी। ये दोनों अलग अलग चीज है। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम यानी ये मास पे भी डिपेंड करेगा और ये वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा, बट हम लोग यहाँ पे डेंसिटी नहीं बताना, हम लोग को क्या बताना है, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या है, m इज इक्वल टू 2d। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मॉलिक्यूलर मास पे। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या मॉलिक्यूलर मास को कुछ होगा, तो इसका आंसर है नहीं। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूलर मास को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं हो रहा किसी भी गैसेस का। अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हम टेम्परेचर बढ़ा दे रहे तो क्या इसका मॉलिक्यूलर मास जो कि 32g है, इससे बढ़ के कुछ और हो जाएगा, नहीं होगा, ये 32 का 32 ही रहने वाला है। तो जो वेपर डेंसिटी है वो भी क्या रहेगा, सेम 16 बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन सेम। ऑप्शन में है ऑप्शन सी, रिमेन द सेम। ऑप्शन सी, रिमेन सेम। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे बात होता है डेंसिटी का, तब चेंजेस होता है। टेम्परेचर बढ़ाते तो वॉल्यूम क्या होता, बढ़ता, और आपका डेंसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीजेस। तब आपका आंसर हो सकता था ऑप्शन ए, अगर नॉर्मल डेंसिटी के बारे में बात होता। बट यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप इसको नोट में भी लिख सकते हो कि वेपर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, द सब्सटेंस विच हैज द हाईएस्ट हीट ट्रांसफर कैपेसिटी इज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कॉपर। कॉपर के पास जो हीट ट्रांसफर कैपेसिटी है वो क्या होता है, बाकियों से तो ज्यादा होता है कॉपर। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम में भी क्लैश हो सकता है, तो एक बार देख लेना, ठीक है, बुक में, क्योंकि जो हम लोग का जितना भी घर पे यूटेंसिल्स है, जितना भी बर्तन वगैरह है, वो ज्यादातर कॉपर का, ये एल्यूमिनियम का होता है। लेकिन कॉपर का हम आंसर इसलिए बोले बिकॉज कॉपर थोड़ा महंगा है, तो उसका बर्तन यूज करना थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, इसलिए एल्यूमिनियम हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो लेकिन कॉपर का आई गेस थर्मल हीट ट्रांसफर कैपेसिटी क्या है, वो ज्यादा है।
अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे होता है। यहाँ पे द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर ऑप्शन ही नहीं है, 0 x 0 एंड तो ये x आई गेस जब कन्वर्जन हुआ तो उस वक्त थोड़ा सा गलती हो गया, ये आपका बी वाला ही ऑप्शन होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी हम इसको फिक्स कर देंगे, टेंशन मत लो, तुम लोगों को जो ऑप्शन मिलेगा उसमें इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी होता है जो प्लेन मिरर होता है, उसका रेडियस कर्वेचर का होता है इन्फिनिटी पे होता है, उसका फोकस भी कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे होता है। तो इसको भी नोट पे लिख सकते हो कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आर। रिफ्रैक्शन के लिए कौन सा फैक्टर ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑप्शंस क्या क्या दिया हो? नेचर ऑफ लाइट, नहीं, नेचर ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कलर ऑफ लाइट, अगेन नहीं, कलर ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये तो चेंज ही नहीं होता, ये भी नहीं है। अगला ऑप्शन क्या है? वेरिएशन ऑफ स्पीड। तो ये आंसर आपका करेक्ट है, 6 का डी, स्पीड ऑफ लाइट। 7 में देखो ऑप्शन क्वेश्चन क्या है? विच यूनिट इज इक्विवेलेंट टू एम्पियर। एम्पियर के यूनिट के बराबर कौन सा है? यहाँ पे दिया हुआ कूलम और सेकेंड। तो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, I इज इक्वल्स टू Q बाई T। ठीक है, और हमको पता है कि भाई Q का SI यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा? कूलम पर सेकेंड। क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया हुआ कूलम डैश सेकेंड वोल्ट ओम, वोल्ट प्लस ओम और वोल्ट माइनस ओम। आई गेस यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो नहीं है कहीं पे। देखो एक और फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू I R। तो यहां से अगर निकालोगे ना तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई R, और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V का वोल्ट और R का ओम, तो ये हो जाएगा वोल्ट ओम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूनिट बन गया, वोल्ट ओम बन गया और आपका कूलम सेकंड बन गया। तो यहाँ पे तो ऑप्शन सही से दिया हुआ नहीं है, प्लस माइनस इस तरीके से दिया हुआ है। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आप उसको टिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोड़ दे रहे हैं आप लोग के ऊपर, इन दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। 8 पे क्या है? व्हाट इज आर इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उस केस में आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो उस केस में आर का वैल्यू क्या हो जाता है? उस केस में आर का वैल्यू 0 होता है, जो हम लोग के पास आई गेस 0 होता है। हाँ, तो ये जो आई, अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग देखें, आई इज इक्वल टू क्या? V बाई आर। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग आर की जगह क्या बैठा देंगे? 0, तो हम लोग का जो करंट है वो क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। जैसे करंट आपका इन्फिनाइट होगा वहां पे जो हीट प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, और तार वगैरह जो होता है वो जल जाता है या फिर आग लग जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 0 ओम। ऑप्शन बी 0 ओम। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में क्या चीज बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज को अफेक्ट करता है? गामा रे, एक्स रे, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन डी। पार्टिकल्स। ओके, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। इन सबका एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा है? तो ये हम लोग को ग्रुप वाइज दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 10। तो H I L I N A और K हम लोग को पता होना चाहिए कि ग्रुप वाइज अगर हम लोग बात करें ग्रुप वाइज, तो एटॉमिक रेडियस क्या करता है? इंक्रीज कर रहा होता है। तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे होंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो नीचे जाते जाते हम लोग का रेडियस क्या हो रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। हमसे पूछा क्या है? लार्जेस्ट वाला पूछा, तो लार्जेस्ट कौन हो जा रहा है? पोटेशियम हो जा रहा है। पोटेशियम कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए। तो 10 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया? द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द साइंटिस्ट। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट कौन बताया था? तो लुईस बताया था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 11 का ऑप्शन बी, कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लुईस। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोला? द रीजन फॉर द रैपिड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टेन NaCl। अच्छा, NaCl जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर पाता है? बिकॉज ऑफ आयॉन्स। तो यहाँ पे आंसर है सी, फ्री आयॉन्स। फ्री आयॉन्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वहां पे क्या बोला? द रिएक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन द हेबर्स प्रोसेस इज। अच्छा, हेबर्स प्रोसेस में डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डिसोसिएशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता क्या चीज है ना कि वहां पे हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन होता है, तो हेबर्स प्रोसेस में डायरेक्टली हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को कंबाइन करवा के NH3 बना दिया जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन वहां पे चल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में क्या बोल रहा है?
द ओर ऑफ यूरेनियम, ये एक नया क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल गया। अभी तक हम लोग किसके बारे में और देख रहे थे, एल्यूमिनियम का देख रहे थे, कॉपर का देख रहे थे या आयरन का देख रहे थे, बट यूरेनियम का, तो यूरेनियम का क्या होता है, आई गेस इसका पिच ब्लेंड होता है, पिच ब्लेंड, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, पिच ब्लेंड। यूरेनियम का ओर है, ये याद रखना, ठीक है, ये क्या है, यूरेनियम का ओर, नोट में डाल के सबको लिखो। द मेन कंपोनेंट ऑफ द रेक्टिफाइड स्पिरिट आर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इथेनॉल। अच्छा, दो दो ऑप्शन दिया हुआ इथेनॉल का, तो ए को ही टिक करो, ठीक है, ए में भी इथेनॉल है, सी में भी इथेनॉल है, तो इथेनॉल इज द राइट आंसर, इथेनॉल। अच्छा, एक चीज याद रखना कि इथेनॉल कितना परसेंट रहता है, तो वो रहता है 95%। तुम्हें भी अभी इथेनॉल पूछा है, एग्जाम में जाओ वहां पे पूछ ले कि डीनेचर्ड स्पिरिट में इथेनॉल कितना परसेंट प्रेजेंट रहता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 95% इथेनॉल वहां पे प्रेजेंट रहता है। तो ठीक है, एमसीक्यूज इजी था, कुछ कुछ ऑप्शंस सही से कन्वर्ट नहीं हो पाया इंग्लिश में बंगाली से, बट ठीक है हम लोग कर पाए। ठीक है, अब हम लोग शॉर्ट आंसर्स की तरफ मूव करते हैं, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, शॉर्ट आंसर्स। ओके, शॉर्ट आंसर के साथ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय लैप्स रेट। तो लैप्स रेट का क्या मतलब है, ये ज्योग्राफी में भी आप लोग पढ़े होंगे। जैसे जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं या हाइट पे जाते हैं, तो टेम्परेचर क्या करता है, ग्रेजुअली डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, इसी को क्या बोला जाता है, लैप्स रेट बोला जाता है। जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या करेगा, फॉल करेगा। द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज लैप्स रेट। अर्थ पे नॉर्मल लैप्स रेट कितना है, नॉर्मल लैप्स रेट है 6.5 डिग्री सेल्सियस। हर 1000 मीटर्स के जब हम लोग हाइट पे जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या हो जाता है, फॉल कर जाता है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय लैप्स रेट, तो हम लोग ये लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2.1। तो 2.1 में क्या लिखेंगे, व्हेन वी ग्रेजुअली इंक्रीज इन altitude and temperature decreases is known as लैप्स रेट। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट कितना है, फॉर एवरी 1000 मीटर, किलोमीटर नहीं 1000 मीटर, इट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस। 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या करता है, फॉल कर जाता है। ठीक है, अगला क्या दिया, व्हाट इज फायर आइस। फायर आइस किसको बोलते हैं, तो फायर आइस जो आपका मीथेन हाइड्रेट होता है, या फिर आप जो बोल सकते हो क्रिस्टलाइन मीथेन जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फायर आइस बोलते हैं। ठीक है, तो 2.2 है ना, 2.2, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फायर आइस, मीथेन हाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज फायर आइस। मीथेन हाइड्रेट is also known as fire का आइस। इसका और देखो क्या दिया है, और में बोल रहा है कि इन विच प्रोसेस इज बायो इथेनॉल मेड फ्रॉम शुगर केन और कॉर्न। तो इन कौन सा प्रोसेस में बायो इथेनॉल मेड फ्रॉम शुगर केन और कॉर्न, बायोफ्यूल आई गेस। इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोफ्यूल लिखो, इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल्स वगैरह बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, और वो कहां से बनता है, शुगर केन से बनता है। तो ये बायोफ्यूल का ही होगा, इन विच प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोफ्यूल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अ गैस फिल्ड बलून इज लेफ्ट 2-3 days, द बलून बिकम क्या दिया, हाँ, द बलून बिकम गैस फिल्ड, ये क्या दिया है, इफ अ गैस बलून इज लेफ्ट फॉर 2-3 days, द बलून बिकम गैस फिल्ड। आई गेस यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जो हम लोग का बलून वगैरह ना क्या करते हैं, उसमें जो हम लोग हवा भर देते हैं और उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे देखो इसका साइज क्या करता है, वॉल्यूम डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्यों होता है, तो यहाँ पे क्या बॉयल्स लॉ अप्लाई हो रहा है या चार्ल्स लॉ अप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर नहीं है, यहाँ पे बॉयल्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, ना ही चार्ल्स लॉ अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गैसेस है उसके अंदर वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, एस्केप कर जा रहा है या फिर लीक कर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.3 पे थोड़ा सा कन्वर्जन पे तो दिक्कत है, नेक्स्ट टाइम इसको हमको देखना होगा। आगे gases balloon filled with gases
shrink in size because the gases escape from it। तो उसके अंदर से गैसेस एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं, इसी के लिए उसका जो साइज है वो क्या करता है, छोटा हो जाता है। यहाँ पे ना ही कोई बॉयल्स लॉ अप्लाई हो रहा है, ना ही चार्ल्स लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ गैस डेंसिटी विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आपको डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है वो एस्टैब्लिश करना है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डेंसिटी के साथ। तो ये तो अभी हम लोग एमसीक्यूज में भी किए थे, 2.4 है ना, 2.4। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डेंसिटी और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टेम्परेचर। तो हमको पता है कि जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, वॉल्यूम के साथ है। और अगर आपको डेंसिटी पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होने के वजह से, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होने से डेंसिटी और वॉल्यूम का कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। तो डेंसिटी और वॉल्यूम कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है। तो अगर आप टेम्परेचर और डेंसिटी को देखोगे तो ये दोनों भी कैसे है, इनवर्सली रिलेटेड है। तो जो भी इनवर्सली रिलेटेड होता है उसका ग्राफ कैसे बनता है, हाइपरबोला। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो और बनाकर दे भी सकते हो हाइपरबोला। तो आप क्या बोलोगे कि हाइपरबोला, दोनों इनवर्सली रिलेटेड है तो हाइपरबोला, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है राइट द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में ये हम लोग कितना बार किए हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर है 2.5। तो एसआई यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। अगर हम लोग नॉर्मल जूल वाला बात करेंगे तो जूल तो नहीं करना है, अभी हम लोग को करना है वॉट मीटर -1 एंड के -1। अगर ये एसआई यूनिट में नहीं पूछता, एनर्जी के टर्म्स में पूछ रहा होता, तब हम लोग को क्या लिखना होता था, जूल m-1 k -1 s-1। एस क्या है, सेकेंड है, ठीक है। तो जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं, इसलिए ये अभी फिलहाल आप ये वाला लिखोगे, ये वाला लिखोगे, ठीक है। तो 2.6 का हो गया। 2.5 के बाद और देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ अ मेटल क्यूब इंक्रीजेस व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर किसी क्यूब का लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। और क्या हो जाएगा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब होगा। जो भी उसका लेंथ है, लेंथ 3 गुना अगर बढ़ता है तो एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पूरा सम्स करके नहीं दिखाना है, हम लोग सिर्फ रिलेशन स्टैब्लिश करके दे दे रहे हैं कि अगर सिर्फ लेंथ की बात करें तो लीनियर क्या है, लेंथ अगर इंक्रीज करते तो डायरेक्टली है ना प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा लेंथ इंक्रीज करेगा उतना ज्यादा उसका क्या बोल सकते हैं, सरफेस एरिया वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं। सिमिलर वे में अगर लेंथ 3 साइड से बढ़ रहा है ना क्यूब का, अगर देखो यहाँ पे डायग्राम से दिखाते हैं, अगर आप क्यूब बनाते हो तो क्या हो रहा होगा, उसका लेंथ भी इंक्रीज करेगा, यानी ये वाला साइड भी इंक्रीज करेगा, उसका ये वाला भी साइड इंक्रीज कर रहा होगा, और उसका जो हाइट है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये जब तीनों ही इंक्रीज करेगा तो एक बड़ा क्यूब नहीं बन जाएगा, एक इस तरीके का बड़ा क्यूब नहीं फॉर्म हो रहा होगा। तो ऑफकोर्स ये तीनों ही चीज क्या होगा, इंक्रीज करने से एक बड़ा क्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या दिए, एल क्यूब दिए। आई गेस ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पावर ऑफ अ लेंस एंड फोकल लेंथ। तो पावर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, 2.6 है, 2.6। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ये पता होना चाहिए कि जो पावर है और जो फोकल लेंथ है वो दोनों कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। 2.7 देखो, 2.7 में क्या बोल रहा है, हाउ विल द लेंथ ऑफ अ रिफ्लेक्शन चेंज इफ एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इंफिनिटी टुवर्ड्स अ कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से किधर मूव करना स्टार्ट करे, किसी कन्वेक्स लेंस के तरफ मूव करना स्टार्ट करे, तब उसका इमेज कहां पे मूव करना स्टार्ट करेगा। तो 2.7 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग एक कन्वेक्स लेंस बना दिए और यहाँ पे हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ये इंफिनिटी है, ठीक है। तो जब इंफिनिटी से कोई भी इमेज बनता है ना, तो वो कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है, ठीक है। तो इंफिनिटी से कोई भी इमेज बनेगा वो कहाँ पे बन रहा होगा, फोकस के ऊपर बन रहा होगा। जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे क्लोज आएगा, वैसे वैसे इमेज भी क्या होगा, अवे जाएगा, यानी अवे फ्रॉम फोकस होगा और किधर मूव कर रहा होगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना क्या वो सोचते हैं अब, हाउ विल द लेंथ ऑफ अ रिफ्लेक्शन चेंज इफ एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इंफिनिटी टुवर्ड्स कॉन्वेक्शन। तो धीरे धीरे उसका इमेज का साइज भी बड़ा हो रहा होगा और वो अवे भी आएगा। तो यही चीज हम लोग लिखेंगे, द साइज ऑफ इमेज increases gradually
एंड मूव्स अवे फ्रॉम लेंस। तो जो लेंस है उस लेंस से दूर भी जा रहा होगा और धीरे धीरे उसका जो साइज है वो भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, किसका, इमेज का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ फ्यूज इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट टुडे। आज के टाइम में हम लोग फ्यूज की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग एमसीबी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 2.8 का आंसर क्या हो जाएगा, एमसीबी। 2.8 का आंसर हो जाएगा एमसीबी। अब ये नहीं बोलना कि भाई एमसीबी का फुल फॉर्म नहीं पता, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आज के टाइम में इस्तेमाल होता है इंस्टेड ऑफ फ्यूज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स। ओके, इंक्रीज द प्रेशर ऑन कार्बन डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस। अगर कार्बन पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आई गेस इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है। इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन कार्बन डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस, इंक्रीजिंग द लेंथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि अगर हम लोग लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो क्या रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, तो लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक कर लो, आप लोग लिखो कि इंक्रीजिंग इन द लेंथ, लेंथ को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोला है, विच रेडियो एक्टिव रे डज नॉट चेंज द मास नंबर और एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम एज अ रिजल्ट ऑफ रेडिएशन। बोला कि कौन सा रेडिएशन ऐसा है जो ना ही मास नंबर को चेंज करता है ना ही एटॉमिक नंबर को चेंज करता है अगर वो किसी एटम्स के न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। तो इसका आंसर होगा गामा रे। अगर गामा रे एमिट करता है तो ना ही मास नंबर चेंज होगा ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होगा। अगर एक अल्फा रे निकलता है तो मास नंबर भी घटता है, एटॉमिक नंबर भी घटता है। अगर बीटा रे निकलता है तो मास नंबर क्या करता है, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इन दोनों अल्फा और बीटा दोनों में मास या एटॉमिक नंबर चेंज तो होता है, बट गामा में किसी भी तरीके का चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गामा रे। 2.10 गामा रे। ओके, 2.11 पे आते हैं, थोड़ा सा इसको भी डाल लेते हैं हम लोग। 2.11 देखो, डज द रेडियस ऑफ एन एटम चेंज एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर हम लोग राइट से लेफ्ट के तरफ जा रहे होंगे इन अ पीरियोडिक टेबल तो क्या इसमें कुछ चेंजेस आएगा, तो यस चेंजेस तो आएगा भाई। अगर हम लोग इस साइड से इस साइड की तरफ मूव करेंगे अलोंग द पीरियड, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 2.12 है ना, हाँ 2.11 है, 2.11 इफ वी मूव अलोंग पीरियड, अलोंग पीरियड हम लिख दिया। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट या क्वेश्चन में दिया अलोंग द पीरियड। तो अगर हम लोग अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, तो ये डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। 2.12 देखते हैं, द एटॉमिक रेडियस वाला हो गया। नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द नेचर ऑफ द एलिमेंट, विच साइंटिस्ट सेड। ये कौन बोला था कि जो एटॉमिक नंबर है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये मुजिली बोला था। तो हेनरी मुजिली, हेनरी आई गेस था, हेनरी तो याद नहीं कि हेनरी था कि नहीं उसके नेम पे, बट मुजिले तो था। ठीक है, तो ये देख लेना, स्पेलिंग देख लेना इसका। ऑफ कोर्स मेरा स्पेलिंग बहुत ज्यादा सही रहा करता है, तो एक बार देख लेना आप लोग। Which type of bond does not have a specific direction? कौन सा ऐसा बॉन्ड है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता? तो हम लोग दो ही तरीके का बॉन्ड पढ़े, एक आयोनिक बॉन्डिंग और एक कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो जो आयोनिक बॉन्डिंग होता है उसमें किसी भी तरीके का डायरेक्शन नहीं होता है, बिकॉज वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, 2.13 का आंसर हो जाएगा आयोनिक बॉन्डिंग। देखो इसमें होता क्या चीज है कि जैसे फॉर्मेशन तो हो गया Na+ का, अब ये Na+ को Cl- यहां से देख ले, यहां से देख ले, यहां से देख ले या यहां से देख ले, जिस मर्जी से जिस भी डायरेक्शन से चाहे उस डायरेक्शन से क्या कर सकता है, इसके ऊपर अटैक कर सकता है, यानी अट्रैक्शन कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे किसी भी तरीके का डायरेक्शन का नो डायरेक्शन, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्शन लेस है, डायरेक्शन लेस। तो आयोनिक बॉन्डिंग इसी तरीके से होता है कि किसी भी तरीके का कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2.14 देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2.14 में बोल रहा है नेम अ लिक्विड एलिमेंट दैट इज इनकैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। कोई एक ऐसा लिक्विड एलिमेंट बताओ जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे। तो दो क्वेश्चन है, पहले आप सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट नहीं करेगा, जो नॉन मेटल होगा। ज्यादातर नॉन मेटल्स आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब नॉन मेटल कौन सा है, अगर आप पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देखते हो तो पीरियोडिक टेबल के एंड में जो हैलोजन वाला ग्रुप है वहां पे आपको दिखेगा कि वो सारे नॉन मेटल्स है और उनमें से एक लिक्विड में भी है, कौन, ब्रोमीन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन इज लिक्विड एंड
डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला था, एक लिक्विड एलिमेंट के बारे में बोला था, ठीक है, एलिमेंट, इसलिए हम इसको दिया। अगर हमको यहाँ पे एलिमेंट की जगह मान लो कि एलिमेंट नहीं बोल के कंपाउंड बोलता, तब हमको वहां पे आंसर कुछ और देना होता, ठीक है। जैसे कि हम ग्लूकोज दे सकते थे, ठीक है, आंसर, उसको लिक्विड स्टेट में, या फिर किसी और तरीके का कोई कंपाउंड, इथेनॉल वगैरह दे सकते थे। ओके, अभी देखो ट्रू फॉल्स, राइट ट्रू और फॉल्स। अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या इलेक्ट्रोलाइसिस में एसी करंट यूज करते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। अगर आप लोग के पास नोट्स होगा तो उस नोट्स में भी देखो लिखे हैं कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ओके, अगला मैच द कॉलम। मैच द कॉलम 2.16 का 1, 2.16 का 2, 2.16 का 3, 2.16 का 4। ओके, देखते हैं। तो पहला दिया है गैसेस यूज्ड इन यूरिया प्रोडक्शन। यूरिया के प्रोडक्शन में क्या इस्तेमाल होता है? अमोनिया इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, DNH3। ओके, अगला दिया है फिलोसोफर वुल्फ। फिलोसोफर वुल्फ वाला ये क्वेश्चन आई गेस अगर हम लोग पेपर आप पूरा सॉल्व किए तो उसमें 3 बार ये क्वेश्चन तो आ चुका है, जिसका आंसर ZNO है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ZNO, जिसको हम लोग फिलोसोफर्स वुल्फ बोलते हैं। थर्माइट्स मेथड या थर्मिस्ट मेथड, इसमें क्या इस्तेमाल होता है? तो आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा Fe2O3। तो बच कौन गया? बी बच गया। बी में क्या है? H2S, ठीक है। तो H2S क्या है? एक तरीके का डिग्रेडिंग गैस है, बहुत ज्यादा गंदा स्मेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 2.17 देखो क्या बोला, व्हाट इज द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक गैस दैट प्रोड्यूसेस हाई हीट फॉर वेल्डिंग। तो वेल्डिंग के टाइम में कौन सा गैस ऐसा है जो ऑर्गेनिक है और बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है? इसका आंसर है एसिटाइलिन। कहां पे लिखे? यहीं पे लिख देते 2.17 एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन का में भी आप लोगों को सिंबल याद होना चाहिए, C2H2। C2H2 क्या है? एसिटाइलिन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PTEF, ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ओके, 2.18, तो इसका आंसर है PTEF ना, PTEF। तो इसका आंसर होगा PTEF, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइल, पॉलीटेट्रा इथाइलिन फ्लोरोइथाइलिन होगा, F पहले होना चाहिए, फ्लोरो इथाइलिन। तो ये PTEF नहीं होगा, PTFE होगा, PTFE होगा, ठीक है। तो पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, इस तरीके का क्वेश्चंस भी आता है, बट ये ऐसे नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा तो आपको मोनोमर और पॉलीमर करके पूछेगा कि भाई पॉलीमर ऑफ टेफ्लॉन बताओ या मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन बताओ, उसका नाम बताओ। तो वो फिर आपको लिखना होगा कि टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन या फिर पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, ठीक है। तो आई गेस हम लोग ये पेपर को सॉल्व कर पाए, आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट पेपर हम लोग फिर लेंगे, बंगाली का ही रहेगा, जिसमें हम लोग शॉर्ट सॉल्व कर रहे होंगे, और लॉन्ग का हम कुछ क्वेश्चन सब रेडी कर लिए हैं। तो जल्द ही हम लॉन्ग के ऊपर भी वीडियो ला रहे हैं, जिसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, ना कि वो डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।